नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी विशाल मशीन का हुड खोलने वाले हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा चलाती है। हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आज हम बिल्कुल अंदर झांक कर देखेंगे कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। हम सब की जेब में या आजकल हमारे डिजिटल वॉलेट्स में जो कैश होता है, आखिर उसकी कीमत को कंट्रोल कौन करता है? हम रोज इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी वैल्यू तय करने का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके पास है? इसका सीधा सा जवाब उसी संस्था के पास है जिसे आज हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम मिड स्ट्रीट के जन्म को समझेंगे, फिर उसकी संरचना और कोर फंक्शंस देखेंगे। तीसरे हिस्से में हम मनी सप्लाई के नियंत्रण पर बात करेंगे और आखिर में 2016 की नोटबंदी के रियल वर्ल्ड टेस्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बर्थ ऑफ मेन स्ट्रीट यानी आरबीआई की ऐतिहासिक शुरुआत। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इस पूरी संस्था की नींव 1928 के हिल्टन यंग कमीशन से जुड़ी हुई है। और यहाँ एक बहुत ही रोचक फैक्ट यह है कि इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव था, जिन्होंने एक स्वतंत्र सेंट्रल बैंक की पुरजोर मांग की थी। इसके बाद 1935 में आरबीआई ने एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पर अपना काम शुरू किया। 1937 में इनका सेंट्रल ऑफिस मुंबई शिफ्ट हुआ और आखिरकार 1949 में आज़ादी के बाद ये संस्था पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत होकर भारत सरकार के स्वामित्व में आ गई। यहाँ एक छोटी सी पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल इनके लोगो या सील से जुड़ी है। शुरुआत में जो सील प्रस्तावित थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से प्रेरित होकर एक शेर और ताड़ का पेड़ था, लेकिन बाद में एक बड़ा फैसला लेते हुए शेर की जगह भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर को चुना गया। ये सिर्फ एक डिज़ाइन चेंज नहीं था, बल्कि मिंट स्ट्रीट की एक पूरी तरह से अपनी भारतीय पहचान स्थापित करने का जरिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रक्चर एंड कोर फंक्शंस। देखते हैं कि ये मशीन अंदर से कैसी दिखती है। आखिर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को चलाता कौन है? जवाब है एक 21 मेंबर का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड को लीड करते हैं गवर्नर, जो इस वक्त संजय मल्होत्रा हैं, और उनके साथ होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 प्रतिनिधि, सरकार द्वारा नामित 10 एक्सपर्ट्स और 4 लोकल बोर्ड्स के डायरेक्टर्स। ये एक पूरी टीम है जो इस आर्थिक इंजन की दिशा तय करती है। और इनकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं, इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। $692 बिलियन। ये है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसका अकेला संरक्षक आरबीआई है। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ऐसे सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी भी ग्लोबल आर्थिक संकट के वक्त ये भारत के लिए एक सबसे बड़ा सेफ्टी नेट बन जाती है। लेकिन बात सिर्फ रिजर्व्स तक ही सीमित नहीं है। आरबीआई देश में करेंसी नोट्स जारी करने की एकमात्र संस्था है। यह सरकार के बैंक के रूप में काम करती है और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है। और हाँ, जो एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे पेमेंट सिस्टम्स हम और आप रोजाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं ना, उन सब की कड़ी निगरानी भी आरबीआई के ही जिम्मे है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जो सबसे टेक्निकल भी है और सबसे जरूरी भी, कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ कड़े टूल्स हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है रीपो रेट। सिंपल भाषा में कहें तो ये वो बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है, जो आजकल लगभग 6.0% पर तय है। असल में ये दर पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए किसी गाड़ी के एक्सेलरेटर या ब्रेक की तरह काम करती है। ये कॉज और इफेक्ट का काफी इंटरेस्टिंग खेल है। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना महंगा हो जाता है और नतीजन आम लोगों के लिए लोन महंगे हो जाते हैं, जिससे खर्च कम होता है और महंगाई कंट्रोल में आती है। वहीं जब इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए होता है तो रेट कम कर दिया जाता है, बोरोइंग सस्ती हो जाती है और बाजार में ग्रोथ बढ़ती है। इसके बिल्कुल उलट काम करता है रिवर्स रीपो रेट, जो अभी 3.35% के आसपास है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा होता है, तब इस टूल का इस्तेमाल होता है। ये रेट बैंकों को एनकरेज करता है कि वो मार्केट में लोन देने के बजाय अपना बचा हुआ सरप्लस पैसा बिल्कुल सेफली आरबीआई के पास जमा कर दें, जिस पर उन्हें थोड़ा ब्याज मिल जाता है। एक और बहुत बड़ा लीवर है कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर, जो अभी 4.0% पे सेट है।
ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर नियम के मुताबिक हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास कैश में जमा रखना ही पड़ता है। ये एक सुरक्षा कवच या बफर की तरह काम करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंकों को अपने इस जमा पैसे पर आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता। इनके अलावा 18% का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी एसएलआर भी है, जिसके तहत बैंकों को अपना कुछ फंड गोल्ड या सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में रखना पड़ता है। और फिर आती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इनके जरिए आरबीआई खुले मार्केट में सरकारी सिक्योरिटीज खरीदती या बेचती है ताकि कैश का फ्लो मैनेज हो। इन सभी लीवर्स को लगातार आगे पीछे करके आरबीआई हमेशा ये तय करता है कि बाजार में आखिर कितनी लिक्विडिटी रहेगी। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, द 2016 डीमोनेटाइजेशन इवेंट। इस इंजन का एक सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड स्ट्रेस टेस्ट। 8 नवंबर 2016 की मैकेनिक्स को चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब अचानक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट्स का लीगल टेंडर स्टेटस खत्म कर दिया गया। इस फैसले का सीधा लक्ष्य था शैडो इकोनॉमी यानी काले धन और गैर कानूनी कैश पर लगाम लगाना। तब देश की करेंसी का पूरा भार पूरी तरह से आरबीआई के आंगन में आ गिरा। ऐसे मैसिव ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने पुराने नोट्स बदलने की एक सख्त प्रक्रिया तय की। शुरुआत में बैंक से पैसे निकालने की लिमिट्स काफ़ी कम थी। बाद में इस प्रोसीजर को थोड़ा रिलैक्स करते हुए अकाउंट से मैक्सिमम 24,000 रुपीज़ पर वीक निकालने की इजाज़त दी गई, ताकि इकोनॉमी में कैश फ्लो को बैलेंस किया जा सके। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पूरे इवेंट को एनालाइज करें तो हमें दोनों ही पहलू नजर आते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो देश में कैश की भारी किल्लत हो गई थी। बैंकों के बाहर लंबी कतारें थीं, आधे से ज़्यादा एटीएम्स बंद थे और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर मेरिट्स को देखें तो डेटा बताता है कि इससे लगभग 5 ट्रिलियन रुपए का आर्थिक फायदा हुआ। टैक्स बेस में काफ़ी बड़ा उछाल आया, जिसमें 1 लाख नए पैन कार्ड्स बने। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, देश में डिजिटल पेमेंट्स में एक ज़बरदस्त और स्थायी ग्रोथ देखने को मिली। वैसे आरबीआई की नज़र सिर्फ फिजिकल कैश पर ही नहीं है, इनका रेगुलेटरी दायरा वर्चुअल करेंसीज तक भी पहुंचा। 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाते हुए बैंकों को इनमें डील करने से रोक दिया था। हालांकि इस बैन को 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए हटा दिया कि इससे इकोनॉमी को कोई ठोस नुकसान पहुंचने का सबूत नहीं मिला है। तो फिजिकल करेंसी से लेकर क्रिप्टो के रेगुलेशंस तक आरबीआई लगातार इवॉल्व हो रहा है। और आज जब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब डिसेंट्रलाइज्ड टेक की मदद से अपना खुद का डिजिटल रुपी बनाने पर काम कर रहा है, तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल पीछे छोड़ जाता है। आने वाले दशकों में पैसे का यानी मनी का बेसिक नेचर किस दिशा में विकसित होगा और भारत की इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा इंजन हमारी जेबों में रखे पैसे के कॉन्सेप्ट को और कैसे बदलने वाला है, सोच के देखिए।